Yes, base different type of operation performed by the ALU unit: arithmetic and logical operations. Logical operations are the and, or, and not, and not. रितेश रितेश है क्लास में? रितेश कुमार अनम्यूट होइए। रितेश कुमार, अगर आपको हमारी आवाज आ रही है तो अनम्यूट होइए। रितेश कुमार। यस सर। And, or not, and not, the three basic operations performed by the arithmetic and logical unit. इसमें जो नॉट ऑपरेशन होता है उसका क्या रोल होता है? यस, जो ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, लॉजिकल ऑपरेशंस जो होते हैं, उसमें यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा रितेश, यस मैं सर। हाईलाइट कर दे रहा हूँ, एंड, और, एंड नॉट। इसमें जो नॉट होता है वो किस टाइप के ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है? फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिखते हैं जैसे a प्लस बी, तो प्लस इज अर्थमेटिक ऑपरेटर दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म द एडिशन. If you write a यस into b, सर। this is responsible for multiplication. These all are the arithmetic operation. But मेरी जो क्वेरी है वो लॉजिकल ऑपरेशंस के ऊपर है. इसमें जो नॉट लिखा हुआ है वो क्या करेगा, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, और वो हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑपरेंड्स इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ सर्टेन टास्क. या दिस इज योर सर फर्स्ट टू। क्लास? दिस इज यस योर सर। फर्स्ट? ओके, या सर मिनिमम 2 नंबर्स ऑफ कंपोनेंट चाहिए टास्क परफॉर्म करने के लिए। एंड नॉट कोई का भी, ये काम होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास टू नंबर्स में एक वन है और दूसरा जीरो है. वन इंडिकेट्स ट्रू, जीरो इंडिकेट फॉल्स. ओके, मयंक, मयंक, रितेश बेटा माइक्रोफोन बंद कर लीजिए. मयंक. ओके सर। Yes, sir. Yeah, 1 and 0 are the two operands, two values, two variables that have the values in form of true and false. और मुझे Yes, पहले sir. एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो क्या करना होगा? क्या रिजल्ट आएगा? सर ट्रू सर फॉल्स रिजल्ट आएगा एंड के लिए। क्यों आएगा फॉल्स? सर क्योंकि एक ट्रू है और दूसरा फॉल्स है, तो एक भी अगर फॉल्स होगा तो एंड रहेगा तो फॉल्स हो जाएगा। यस, क्योंकि एंड के केस में दोनों केसेस क्या होने चाहिए? ट्रू होने चाहिए. ट्रू। वेरी गुड. और के केस में क्या होगा? हेलो, वॉइस आ रही है? हेलो जी सर। कौन है? सर। सर सर वॉइस नहीं आ रही है सर। अभिनव, अभिनव कुमार उपाध्याय. बेटा आपके सर साइड से वॉइस नहीं आ रही है। मेरी वॉइस बाकी लोगों को क्लियर है? यस सर। यस सर। अभिनव, आप क्विट करके दोबारा से एंटर कर जाइए क्लास के अंदर, क्योंकि आपके साइड से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम. हाँ, मयंक, जी आप सर। और के बारे में बता रहे थे. अगर इसमें 1 और 0 है और हमें और ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जी सर। हाँ, सर तो ट्रू हो जाएगा। ट्रू हो जाएगा, क्योंकि दोनों में से एटलीस्ट वन केस ट्रू होना चाहिए. और जो नॉट होता है, क्या वो दो ऑपरेंड्स के ऊपर, दो वैल्यूज के ऊपर अप्लाई होता है कि एक वैल्यू के ऊपर अप्लाई करता है? सर नॉट सर दोनों के ऊपर अप्लाई होता है। दोनों के ऊपर तब अप्लाई होगा जब कोई ऑपरेशन होगा. जैसे हमने लिखा था a इज ग्रेटर देन b एंड b इज ग्रेटर देन a, और बाहर नॉट लगाया था. एक्चुअली नॉट को एक ही वैल्यू चाहिए होती है, जस्ट लाइक अ इन्वर्टर दैट कन्वर्ट 0 इंटू 1 एंड 1 इंटू 0. ट्रू को जी फॉल्स में और फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट कर देता है. खैर, जी ओके, अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं. एक हल्का सा रिव्यू था ये पिछली क्लास का. आप लोग अपना जी। माइक प्लीज बंद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ नॉइस होता है, इस वजह से थोड़ी डिस्टर्बिंग होती है रिकॉर्डिंग. ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक डायग्राम देखा था, ये वाला, दिस वन, फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर्स. Actually, this diagram is a basic functionality of a computer. You provide a certain input in form of values, in form of variable, in form of certain data. That particular data is stored in memory. You can perform different type of operation on this particular data with the help of this microprocessor unit.
that have control unit and ALU, arithmetical and logical unit. Arithmetic and logical unit is responsible to handle the different type of operations, just like a arithmetic operation and the logical operations, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है. कंट्रोल यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल द ओवरऑल सिनेरियो. मैंने यहाँ पर डायग्राम में आपको ये बताया था, ये देखिए यहाँ पर ये चीज सामने. माइक्रो प्रोसेसर यूनिट में जो सीयू होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, और एएलयू होता है, इसकी इक्वलिटी में लिखा है. और सीपीयू जो होगा वो एमपीयू, जो माइक्रो प्रोसेसर यूनिट प्लस मेमोरी यूनिट. ये एक रफली डायग्राम है, ये एग्जैक्ट हम नहीं कह सकते कि ये फीचर एग्जैक्ट है, लेकिन रफली अगर हम कोई चीज को समझना चाहें कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कैसे वर्क करता है, तो इस तरीके से वर्क करता है. लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि अगर आप दो वैल्यू देते हैं, मान लीजिए 3 + 2, तो इसमें जो 3 और 2 हैं वो दो वैल्यूज हैं, ऑपरेंड्स हैं, दो डेटा हैं. इन दोनों डेटा को हम लोग मेमोरी यूनिट में सेव कर देंगे. और कंट्रोल यूनिट का काम ये होगा कि वो अप्रोप्रिएट यूनिट को कॉल करे. जैसे फॉर एग्जांपल एएलयू में दिस इज अरिथमेटिक ऑपरेशन, तो वो उस ऑपरेशन को परफॉर्म करवाए और उस डेटा को स्टोर करे, और विद द हेल्प ऑफ बसेस. buses is a medium through which you can transfer the data from one system to another system, one unit to another unit. with the help of buses वो उसको मेमोरी में ले जाके सेव कर दे. और जब कभी हम उस डेटा की डिमांड करें कि इस ऑपरेशन का रिजल्ट क्या आया था, इस प्रोसेसिंग का रिजल्ट क्या आया था, तो उस डेटा को हम एक्सट्रैक्ट करें मेमोरी से. ये देखिए मेमोरी में दो पाथ बने हुए हैं, एक मेमोरी की तरफ जा रहा है और एक मेमोरी से वापस हमारा इधर आ रहा है. तो उस डेटा को हमने एक्सट्रैक्ट किया और हमने जो हमारी आउटपुट डिवाइसेज हैं, जो आउटपुट डिवाइसेस कुछ भी हो सकती हैं, प्रिंटर हो सकता है, मॉनिटर हो सकता है, वहां पर हमने उस रिजल्ट को डिस्प्ले कर दिया या प्रिंट कर दिया. इस तरह से जो हमने इनपुट प्रोवाइड किया उसको प्रोसेस किया गया विद द हेल्प ऑफ सीपीयू मैकेनिज्म. डिफरेंट हो गए, जिसमें कंट्रोल यूनिट हो गया, एएलयू हो गया, मेमोरी यूनिट हो गया, और एट फाइनली हमने उस पर जो ऑपरेशन परफॉर्म किया उसको मेमोरी में से एक्सट्रैक्ट करके हमने आउटपुट डिवाइस के सामने रख दिया. तो दीज ऑल आर द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म इन अ कंप्यूटर: इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग. ये लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया गया था. मैंने फिर इसलिए डिस्कस किया क्योंकि मैं चाहता था कि जो लोग लास्ट क्लास में नहीं थे वो लोग इसको देख लें. इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में लास्ट टाइम आर्ची ने बताया था कि ये इनपुट डिवाइस होती है, ये आउटपुट डिवाइस होती है. मैं चाहता हूं कि एक बार मैं और किसी से भी थोड़ा सा पूछूं. प्रीति वर्मा नाम से लॉगिन है किसी का? प्रीति वर्मा, प्लीज अनम्यूट होइए. प्रीति वर्मा, अगर आपको हमारी आवाज आ रही है तो आप अनम्यूट हो जाइए. ममता यादव नाम से जिसका भी लॉगिन है, प्लीज अनम्यूट हो जाइए. अगर आप लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं तो अनम्यूट. हाँ हाँ बेटा. जी सर. इनपुट डिवाइसेस के बारे में सुना है? इनपुट यूनिट, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस. सर ये मेरा पहला क्लास है तो कोई अभी बात हम नहीं, कोई बात नहीं है. पहला क्लास है, ऐसा नहीं है कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप बताएंगे नहीं तो कुछ हो जाएगा. मैं सिंपल सी क्वेरी, आपने कंप्यूटर पे कभी काम किया है? कभी भी सिस्टम? यस सर, थोड़ा बहुत किया. मोबाइल पे वर्क किया है? यस सर. मोबाइल इज ऑल्सो जस्ट लाइक अ कंप्यूटर, बट उसके साथ फैसिलिटी ये है कि वो पोर्टेबल है, स्मॉल साइज है, कम मेमोरी है. कीबोर्ड की जगह आपके पास वो जो पैड होगा जिस पर से आप टाइपिंग करते होंगे, कीबोर्ड. हाँ, बिल्कुल उसी तरीके से हमारा ये कंप्यूटर है. कंप्यूटर को आप ये मत समझिए कि जो लैब में डेस्कटॉप रखा रहता है उसके सामने कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, वही कंप्यूटर है. योर मोबाइल इज ऑल्सो वर्क लाइक अ कंप्यूटर, that have some memory, that have keyboard, that have some browsers, apps, softwares, that have some screen in form of monitor. ठीक है? तो इनपुट आप प्रोवाइड कैसे करते हैं उसको? अगर आपको कुछ लिखना हो मोबाइल में, जैसे गूगल पे सर्च करना है, तो आप इनपुट किसके थ्रू प्रोवाइड करते हैं? जो कीपैड होता है उसी के थ्रू प्रोवाइड करते हैं ना. एक कीज आ जाती है, उसमें ABCD समथिंग लिखा होता है. तो जो हम इनपुट प्रोवाइड करें सिस्टम को, जैसे फॉर एग्जांपल कीबोर्ड के थ्रू हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं, तो दिस इज इनपुट यूनिट. आउटपुट यूनिट मतलब जो हमने इनपुट प्रोवाइड किया है उसको प्रोसेस करने के बाद, सेव करने के बाद जब हमारे सामने डिस्प्ले करता है, तो दिस इज आउटपुट यूनिट. अगर हम टेक्निकल वेज में कहें तो हमारी जो मोबाइल की स्क्रीन होती है, जो सामने डिस्प्ले होता है, दिस इज आउटपुट यूनिट. कल मैंने एक एग्जांपल लास्ट क्लास में लिया था कि हम ATM मशीन में जाते हैं,
और अपने कार्ड को इंसर्ट करते हैं, और उसके बाद हम कुछ इनपुट्स प्रोवाइड करते हैं, जस्ट लाइक अ पिन नंबर, अमाउंट, और अपने अकाउंट्स की डिटेल्स को हम प्रोवाइड करते हैं। तो वहां हम इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, और फिर जब उस इनपुट के रिगार्डिंग हमारा ट्रांजेक्शन क्या होता है कि हमारा स्क्रीन पे बैलेंस आ जाता है और वो हमें विड्रॉल करके मनी दे देता है। तो ये जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का कॉन्सेप्ट है, ये रियल वर्ल्ड में आप हर जगह देखेंगे जहां पर भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्षितिज क्षितिज सिंह, यस सर। और कुछ बता सकते हो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के नाम? सर स्कैनर, ओके, स्कैनर क्या हुआ? माइक्रोफोन, इनपुट, वेबकैम वेबकैम या और आईबॉल। ठीक है, और ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग अभी बहुत सारी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक को मैं यहीं पे रोकता हूं और मैं आगे बढ़ता हूं। ये चीज मैंने आपको समझा दी कि एएलयू क्या होता है। कंट्रोल यूनिट, इट इज बेसिकली अ यूनिट दैट ऑर्गेनाइज द कंप्यूटर टू वर्क कंप्यूटर एज अ सिंगल यूनिट एंड जनरेट्स द कंट्रोल सिग्नल्स फॉर वेरियस डिवाइसेस, रीड राइट। जैसे कंट्रोल यूनिट का काम क्या है कि जो भी ऑपरेशन आपके सिस्टम में परफॉर्म हो रहा है, चाहे आप मेमोरी से डेटा को रीड कर रहे हो, चाहे मेमोरी में डेटा को राइट कर रहे हो, चाहे आप कोई इनपुट प्रोवाइड कर रहे हो, चाहे आप आउटपुट को डिस्प्ले कर रहे हो, एनी टाइप ऑफ ऑपरेशन, जिसको हमने डिवाइड किया है रीड ऑपरेशन एंड राइट ऑपरेशन। रीड का मतलब ये होता है कि वहां से डेटा को लेना, और राइट का मतलब ये होता है कि जो डेटा हमने ले रखा है उसमें कुछ चेंज करके वहां पे लिख देना। तो इसका मतलब रीड एंड राइट, एनी टाइप ऑफ ऑपरेशन जो आपके सिस्टम में हो रहा है, उसको कंट्रोल करने का जो काम होता है वो कंट्रोल यूनिट के पास होता है। अब बात आती है हमारी मेमोरी। मेमोरी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे सिस्टम का, कंप्यूटर सिस्टम का। ये देखिए, ये एक डायग्राम मैं बनाने जा रहा हूं, ये आपके सामने, ये बना भी हुआ है। इसमें ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये मेमोरी की एक छोटी सी लोकेशन है जिसको हम कहते हैं 1 बिट। अब इसके अंदर या तो 0 होगा या तो 1 होगा। मैं आई रिपीट, जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम वर्क करता है वो डिजिटल डेटा पे वर्क करता है। डिजिटल डेटा का मतलब ये हुआ कि वो बाइनरी वैल्यूज पे वर्क करेगा। बाइनरी मीन्स 2, बाई मतलब 2, जिसका बेस 2 होता है और जिसमें केवल 2 वैल्यू अलाउ की जाती हैं, एक होती है 0 और दूसरी होती है 1। 0 का मतलब मैं आपको बता दूं, फॉल्स होता है, और 1 का मतलब जो होता है वो हमारा ट्रू होता है। ठीक है, अब ये जो मेमोरी का ब्लॉक है, इस एक मेमोरी ब्लॉक में या तो 0 पड़ा होगा, नहीं तो 1 पड़ा होगा। इसी तरीके के अगर हम 8 मेमोरी ब्लॉक बना दें, ये तो एक था जिसे हमने 1 बिट कहा, ऐसे अगर हम 8 बना दें तो वो 1 बाइट क्रिएट हो जाएगा। देखिए ऐसे 1 बिट बाइनरी डेटा इन फॉर्म ऑफ 0 एंड 1, जिसको हम कैपिटल बी लिखते हैं। ठीक है, अब ऐसे ऐसे अगर हम 4 बिट्स को कलेक्ट कर दें, ऐसे ऐसे 4 बॉक्सेस, ये हो गया 1 2 1 2 3 4, ऐसे ऐसे अगर 4 बॉक्सेस ऑफ मेमोरी हो जाएं जिसमें 4 बिट ऑफ डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, तो दिस इज कॉल्ड निबल। और अगर ऐसे ऐसे हम 8 बॉक्सेस बना दें, 8 बिट्स बना दें, तो दिस इज कॉल्ड बाइट, BYTE, बाइट और ऑक्टेट। वैसे हम रियल वर्ड में इसको हम बाइट ही कहते हैं। अब ये 8 बिट्स हो गया, 8 बिट्स में 1 बाइट होता है। आई रिपीट, 8 बिट्स में 1 बाइट होता है। और अगर मैं 1024 बाइट्स की बात करूं, 1024 बाइट्स, तो डेट बिकम्स अ 1 किलोबाइट। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों से, 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? कौन बताएगा? आयुष? सर 1000 ग्राम। 1000 ग्राम। लेकिन हमारे यहां पर 1 किलोबाइट में, हमारे यहाँ केजी वाला हिसाब नहीं है, हमारे यहाँ किलोबाइट वाला है। हमारे यहाँ 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होती हैं, और एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं। आई रिपीट, 1 किलोबाइट में 1024। इसको कभी कभी हम लोग
अप्रोक्स अगर वैल्यू इसकी लिखें हम, तो इसको हम लिख देते हैं 10 की पावर 3, क्योंकि अप्रोक्स वैल्यू जो इसकी है वो 1024 जो है वो 10 की पावर 3, यानी 10 की पावर 3 का मतलब हो गया 1000 के इक्वल है। तो कभी कभी कुछ बुक्स में आपको 1000 भी लिखा हुआ होगा 10 की पावर 3 इस तरीके के सिंबल के साथ। इस सिंबल को हम कहते हैं अप्रोक्स सिंबल, मतलब अप्रोक्स उसकी वैल्यू उसके इक्वल है। अगली बात हम करें, ये हो गया हमारा 1 KB, ये हो गया हमारा 1 किलो बाइट। 1 किलो बाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। ओके, अब अगर मैं मेगा बाइट की बात करूं, 1 MB, आप लोगों ने अगर साइंस में ये टर्म यूज किया हो मेगा, तो उसमें 10 की पावर कितनी हो जाती थी, कोई बताएगा मुझे? 6। 10 की पावर 6 हो जाती थी। यस, 10 की पावर 6 हो गई। तो 10 की पावर 6 कैसे हुई? तो 1 मेगाबाइट में आपने यहां पे ध्यान दिया हो अगर, तो 1024 किलोबाइट है। तो 1024 अगर मैं लिख दूं 1024 KB, तो आप लोग मुझे जरा एक बात बताइए कि 1024 जो हो गया वो तो किलोबाइट हो गया, ये वाला। अगर मुझे इसमें ये जानना है कि कितनी इसमें बाइट्स हैं, तो मैं कैसे निकालूंगा? 1 मेगाबाइट में हाउ मेनी नंबर ऑफ बाइट्स? एक मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट है, और मैं आपके सामने लिखा हुआ है सब कुछ। और मेरा क्वेश्चन ये है कि 1 मेगाबाइट में हाउ मेनी नंबर ऑफ बाइट्स? कौन बताएगा? सर उसको 1024 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वेरी गुड, इसको 1024 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1024 इंटू 1024 बाइट्स। या मैं टेक्निकल वेज में ऐसे भी कह सकता हूं कि ये तो था हमारा 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3, यानी आप कह सकते हैं 10 की पावर 6 अप्रोक्स वैल्यू है। 10 की पावर 6 बाइट्स किसमें? मेगाबाइट में। और अगर आप ये जो सामने इसके लिखा हुआ है वो 1024 किलोबाइट लिखा हुआ है। ये मुझे लगता है ये बात सबको समझ में आ गई होगी। ये यूनिट्स हैं जो आप इंटरनेट पे आप जब डेटा पैक अपना रिचार्ज कराते होंगे तो आपको बताता है कि 1 GB। तब आप सोचिए 1 GB के अंदर 10 की पावर कितना होगा बाइट्स? सर 10 की पावर 9। 10 की पावर 9। गुड, वेरी गुड। 10 की पावर 9 हमारा क्या नाम है बाइट्स ऑफ मेमोरी हमारे पास होते हैं। इतना मेमोरी आप लोग अपलोडिंग और डाउनलोडिंग में खर्च कर देते हैं। सोचिए इतना डेटा मेमोरी हमें लगभग हर कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। मतलब इतना सारा डेटा जो भी हमारा एनालॉग डेटा है, जो मैं चीजें बोल रहा हूं वो एनालॉग वेव्स हैं। आपने साइंस में पढ़ा होगा एनालॉग वेव्स के बारे में। इस तरह की वेव्स होती हैं ये इसका एम्पलीट्यूड चेंज होता रहता है। और लेकिन जो हमारे कंप्यूटर में हम लोग जो वेव्स पढ़ेंगे, आई रिपीट, मैं जो कंप्यूटर में वेव पढ़ूंगा वो बिल्कुल ऐसी होगी, यानी इसकी वैल्यू या तो 0 होगी या तो इसकी वैल्यू 1 होगी। और इसमें आप एम्पलीट्यूड देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट रेंज में लाई कर रहा है। लेकिन यहां पर जो हमारा एम्पलीट्यूड है या तो वो 0 है या फिर वो 1 है, पॉजिटिव में 1 है या नेगेटिव में 1। तो हमें अब जो डील करना है वो डिजिटल डेटा के साथ डील करना है। एंड दिस इज द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ योर मेमोरी। बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, आप गीगाबाइट तक याद कर सकते हैं। गीगाबाइट में 1024 MB होता है। सिंपल सी टेबल है, ये मैं ऑलरेडी आपके ग्रुप में शेयर कर चुका हूं इसका PDF। नेक्स्ट, अब आता है टॉपिक हमारा मेमोरी होती क्या है और कितने टाइप की होती है। ये तो आप लोगों ने छोटी क्लासेस में हो सकता है कि आपने पढ़ा हो, या नहीं भी पढ़ा होगा तो हम लोग डिस्कस करते हैं। इसको पढ़ने से पहले हम एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। मैंने कल एक एग्जांपल, लास्ट क्लास में एक एग्जांपल दिया था कि जैसे हमारा कल एग्जाम है और हमने साइंस का पेपर की पूरी तैयारी कर ली, तो उस समय हमारे दिमाग में साइंस का मटेरियल भरा हुआ, और जब हमारे सामने मैथ्स का पेपर आ गया तो हम उसको टर्न अप नहीं कर सकते क्योंकि हम साइंस की प्रिपरेशन करके आए हैं आपके सामने।
यानी आपके माइंड में, ह्यूमन माइंड में आप जितना डेटा स्टोर करते हैं, जितना लर्न करते हैं, वो सारा का सारा डेटा, इट इज जस्ट लाइक अ मेन मेमोरी। मेमोरी दो तरह की होती है। मेमोरी को हमने दो भागों में डिवाइड कर रखा है, एक होता है मेन मेमोरी और एक होता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जो है वो बिल्कुल आप उस तरीके से देखिए जो आपकी बुक है। बुक में बल्क अमाउंट ऑफ डेटा है, लेकिन सारा का सारा डेटा क्या आप अपने मेन मेमोरी में रख सकते हैं? नहीं रख सकते। आपके मेन मेमोरी में केवल वही डेटा होगा जो आपने रिसेंटली यूज किया है। बिल्कुल उसी तरीके से हमारी जो मेन मेमोरी हो गई वो ये हो गया, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, रैम एंड रोम। और जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी यानी जो हमारी बुक है जिसके पास बहुत सारा डेटा है, वो हो गया हमारा सेकेंडरी मेमोरी। जब हमारे को चैप्टर नंबर 1 पढ़ना होता है, हम उसको रिवाइज कर लेते हैं, हमारे टीचर्स हमसे डिस्कस कर लेते हैं, तो उस समय वो डेटा हमारे माइंड में रहता है, वो बिल्कुल रैम की तरह है। अंतर क्या है सेकेंडरी मेमोरी में और प्राइमरी मेमोरी में? रैम में जो डेटा होता है वो बहुत फास्ट होता है। अगर हमारे पास, हमें कुछ याद है और किसी ने क्वेश्चन पूछा तो हम उसका तुरंत रिस्पॉन्स दे सकते हैं। लेकिन अगर हमें सेकेंडरी मेमोरी से देखना हो तो हम बुक को उठाएंगे, पेज नंबर खोजेंगे, पढ़ेंगे उसको, फिर अपने मेन मेमोरी में लाएंगे और फिर आपको बताएंगे। कंप्यूटर के अंदर कोई भी टास्क अगर परफॉर्म होता है तो सबसे पहले हमें उस डेटा को अपनी मेन मेमोरी में लाना पड़ता है। बिना मेन मेमोरी में लाए वो डेटा परफॉर्म नहीं हो सकता। लेकिन लिमिटेशन क्या है? मेन मेमोरी की एक लिमिटेशन होती है। सेकेंडरी मेमोरी में तो हम ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी मेन मेमोरी होती है वहां पे डेटा लिमिटेड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप लोगों के पास जिस मोबाइल को आप यूज कर रहे हैं उसमें कितनी रैम है? कौन बताएगा? रितेश? सर 12 GB। 12 GB। रितेश, आप जो मोबाइल यूज कर रहे हैं उसमें रैम कितनी है पता है आपको? कितनी? यस सर 4। 4 GB रैम है। और टोटल साइज कितना है उसमें? कि मतलब हाउ मच मेमोरी स्टोर्ड? आप उसमें कितनी मेमोरी स्टोर कर सकते हैं? सर 68 सर 64 64 GB। 64 GB जो है वो हमारा ह्यूज अमाउंट ऑफ मेमोरी है। लेकिन आउट ऑफ 64 GB आपने बताया कि मैं रैम में सर 4 GB ही रख सकता हूं। और उस 4 GB में भी कुछ डेटा आपके सिस्टम प्रोग्राम्स होंगे, जो उस मोबाइल के सॉफ्टवेयर के डेटा होंगे, जिनको आप ना डिलीट कर सकते हैं ना हटा सकते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अब आप सोचिए, 64 GB का डेटा, अगर आपका मोबाइल फुल है तो 64 GB का जो डेटा होगा उसको आपको ले आके उस 4 GB में एडजस्ट करना होगा। तो क्या इट इज पॉसिबल कि आप 64 GB को एक साथ 4 GB में रख सकते हैं? रितेश? रितेश? नो सर। तो इसके लिए हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मैकेनिज्म पढ़ेंगे। और ये कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम की है। जैसे आपके मोबाइल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल यूज कर रहे हैं तो दिस इज एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर मैं सिस्टम पे यस अपने सर। कंप्यूटर से आपको पढ़ा रहा हूं तो जो मैं ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा हूं, दैट इज डिजाइंड बाय द माइक्रोसॉफ्ट। प्लीज अपना माइक बंद कर दीजिए आप लोग। इट इज डिजाइंड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। और ये विंडोज है, मैं विंडोज 10 के थ्रू आपको पढ़ा रहा हूं। तो मैं जो भी कमांड्स दे रहा हूं, मैं जो भी साउंड बोल रहा हूं, वो अप्रोप्रिएट कंट्रोल तक पहुंचाने का जिम्मा किसका है? इस ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो जितने भी मैनेजमेंट्स हैं, मेमोरी मैनेजमेंट करना, डेटा मैनेजमेंट करना, रिसोर्स मैनेजमेंट करना, डिवाइस मैनेजमेंट करना, दीज ऑल आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस ऑपरेटिंग सिस्टम। जो आपके मोबाइल में एंड्रॉयड है, आईफोन में आईफोन उसका अपना होता है, और हमारे कंप्यूटर में विंडोज है। तो इनके बिना, इन सॉफ्टवेयर्स के बिना हम इंटरेक्ट हार्डवेयर से नहीं कर सकते। मैं अपने कान में माइक्रोफोन लगा लूं और सिस्टम में लगा दूं, और मेरे सिस्टम में कोई ओएस या सॉफ्टवेयर ना रहे, तो मैं उसको अप्रोप्रिएट तरीके से ट्रांसफर डेटा नहीं कर सकता विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। तो ये हमारा बेसिक यूज है। खैर, ये तो बहुत बात की बात है। अभी हम लोग मेमोरी के बारे में पढ़ रहे थे। रैम, रैम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें जो भी डेटा स्टोर रहता है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, मतलब रीड कर सकते हैं, और राइट भी कर सकते हैं। मैंने बताया ना, दो टाइप ऑफ ऑपरेशंस होते हैं, एक होता है रीड
और एक होता है राइट। जो रीड ऑपरेशन होता है इसमें हम केवल डेटा को देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो राइट ऑपरेशन होता है, राइट ऑपरेशन में हम डेटा को देख भी सकते हैं, उसमें कुछ मैनिपुलेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं और फिर उसको दोबारा व्यू कर सकते हैं। तो रीड रैम के अंदर, रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर रीड ऑपरेशन भी होता है, राइट भी ऑपरेशन होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं और अचानक से कोई फेलियर कर जाए, हार्ड डिस्क फेल हो जाए या लाइट चली जाए या कोई भी ऐसा टेक्निकल फॉल्ट आ जाए, तो मैं जो भी डेटा रैम में रखा हूं वो लॉस हो जाता है। इसकी जो मेमोरी है वो परमानेंट नहीं है, वो वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल का कॉन्सेप्ट आ जाता है। अगर कोई फेलियर हुआ तो डेटा लॉस होने का खतरा रहता है, ये प्रॉब्लम है। और इसमें जो रीड ओनली मेमोरी है, रोम, इसमें केवल डेटा लिखा रहता है, उसको हम पढ़ सकते हैं एज अ कमांड। उसमें हम कोई राइट नहीं कर सकते। मेमोरी इन विच ईच लोकेशन कैन बी एक्सेस बट नॉट चेंज। तो रैम इज अ वॉलेटाइल। समझ में आ गई बात? और सेकेंडरी मेमोरी मास्क स्टोरेज, जस्ट लाइक योर बुक। बुक में बल्क डेटा है, जस्ट लाइक योर मोबाइल जिसमें 64 GB आपने बताया कि सर साइज है, दिस इज अ बल्क स्टोरेज। अगर आप सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस का एग्जांपल देखें तो हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, दीज ऑल आर द सेकेंडरी डिवाइसेस जो हमारे सिस्टम से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज हैं। जब हमारे प्राइमरी स्टोरेज में डेटा ज्यादा होता है तो हम सेकेंडरी स्टोरेज में उनको स्टोर कर लेते हैं और बाद में हम उनको रिट्रीव कर सकते हैं। तो अगर कोई बड़ी फाइल मेरे सिस्टम में पड़ी हुई है तो मैं पहले उसको हटाऊंगा और फिर दूसरी बड़ी फाइल को लेके आऊंगा। ये सारा मैकेनिज्म जो डील होता है वो विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसमें अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो मेमोरी के रिगार्डिंग तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो अगर? सर हम्म। सर मेमोरी एड्रेस के बारे में। मेमोरी एड्रेस एक्चुअली यस सर। जब भी आप कोई डेटा को स्टोर करते हैं तो मैंने बताया ना कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने उस डेटा को मेमोरी में ले जाके स्टोर करने की कोशिश की, तो हर एक लोकेशन का, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक अभी बना रहा हूं, जैसे आपका सीडी है, मैं सीडी का एग्जांपल लेता हूं, उसमें इस तरीके से सर्कल्स होते हैं, अगर आपने ध्यान से उसको देखा हो इस तरीके से, ये ट्रैक और सेक्टर्स के फॉर्मेट में डिवाइडेड होता है। अब हमें डेटा किस ट्रैक पे और किस, हर हर एक सर्कल के आगे एक ट्रैक नंबर और सेक्टर नंबर डला हुआ है। डेटा जहां पर स्टोर होता है उसके साथ उसके एक एड्रेस का भी रूटीन उसके साथ सेव होता है। यानी ये कह सकते हैं कि एक लिंक होगा जो हमें ये बताएगा कि ये डेटा हमारा इस टेबल में स्टोर है। एक टेबल बनेगी, टेबल में वो डेटा का लुक के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, डिस्क्रिप्शन होगा और वो कहां पर स्टोर है उसका लिंक होगा। जब हम उस डेटा को डिमांड करेंगे तो वो उस टेबल में से उस लिंक एक्सेस को क्लिक करेगा या आप कहेंगे कि उस पर्टिकुलर लोकेशन पर जाएगा और वहां से वो डेटा को उठा लेगा। और जो कंप्यूटर में एड्रेसेस इंप्लीमेंट होते हैं वो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होते हैं। अब आप कहेंगे सर ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट क्या है? ये हम नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे। हेक्साडेसिमल फॉर्मेट सिस्टम होता है, उसमें हम नंबर्स को स्टोर करने का एक फिक्स पैटर्न है। जैसे आपके घर का कोई एड्रेस है, उसी तरीके से हम कंप्यूटर में जो एड्रेसेस मैकेनिज्म को इंप्लीमेंट करते हैं वो विद द हेक्साडेसिमल एड्रेसेस करते हैं। और कैसे इंप्लीमेंट होगा, क्या होगा, अभी हम लोग आगे की क्लासेस में एक एक करके इन सब चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। आप ये देखेंगे कि Okay. डेटा, देखिए दो टाइप की मेमोरी होती है। ये शायद मैंने क्वेश्चन पूछा था। एक होती है लॉजिकल मेमोरी, एक होती है फिजिकल मेमोरी। अभी आपको समझाने के लिए मैं यही बता सकता हूँ। लॉजिकल मेमोरी वो मेमोरी है जो हमें दिखाई दे रही है सामने, जो आपके मोबाइल में दिखाई दे रही है कि मेरा अभी 40 GB का स्पेस बचा हुआ है। और एक होती है फिजिकल मेमोरी जो डिवाइस की मेमोरी होती है, जो अपने हिसाब से डेटा को डिवाइड, कि मेरा इतना डेटा यहाँ पे है, इतना कैश मेमोरी के लिए है, इतना मेन मेमोरी के लिए है, इतना मेरा सेकेंडरी स्टोरेज के लिए है, इतना मेरा रजिस्टर्स के लिए है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरी के लिए वो डिवीजन करता है। तो जो हमें दिखाई देता है वो केवल लॉजिकल व्यू दिखाई देता है। और जब आप फिजिकल व्यू पे जाएंगे तब आपको एक्चुअली पता लगेगा कि जब हम किसी फाइल को सेव करते हैं तो वो कहाँ जाके एग्जैक्टली सेव होती है, उसके लिए क्या डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करने पड़ते हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम टू इफ यू वांट टू स्टोर अ सर्टेन डेटा इन अ फिजिकल मेमोरी। ये सब चीजें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है मयंक?
मयंक? यस सर। ओके, और कोई कुछ किसी को पूछना हो? किसी को कुछ पूछना हो? सर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी सर उसके टाइप नहीं होते हैं? शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, उसकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से। जैसे फॉर एग्जांपल, आप अगर रैम और रोम की बात करें तो यहां पर अगर कोई फेलियर हुआ तो डेटा तुरंत लॉस हो सकता है। और लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात अगर आप करें कि जो हमेशा डेटा परसिस्ट रहे, हमेशा डेटा वहां पर स्टोर रहे, आप बैकअप, जैसे आजकल एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आ रही हैं, आप अपने कंप्यूटर के जितनी भी फाइल्स होती हैं उनका बैकअप बना के उस पर रख देते हैं। अगर आपके सिस्टम में कोई भी फॉल्ट होता है तो वहां से डेटा उठा के आप प्राइमरी स्टोरेज में अपने कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर उसका बैकअप बना लेते हैं। आपका मोबाइल है, मोबाइल में आपके व्हाट्सएप के जितने भी मैसेजेस होते हैं उसमें ऑप्शन आता है बैकअप। आप बैकअप क्यों बनाते हैं? क्योंकि सर्टेन टाइम अगर कोई फेलियर आ गया या आपने कोई नया मोबाइल परचेज किया और आप चाहते हैं कि आपके सारे व्हाट्सएप के मैसेजेस वहां पर भी आ जाएं, तो उसके लिए हम परमानेंट लॉन्ग टर्म ऑफ मेमोरी का यूज करते हैं। ठीक है, तो आजकल जो हमारी मेमोरी बहुत ज्यादा पॉपुलर है वो है क्लाउड कंप्यूटिंग। जैसे आपने गूगल ड्राइव का नाम सुना होगा। हम अपनी फाइल्स को नेटवर्क पे कहीं पे गूगल ड्राइव पे स्टोर कर देते हैं, और विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क हम किसी भी लोकेशन पर, अगर हमारे पास इंटरनेट है, नेटवर्क है, तो हम उस फाइल को वहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभिनव अभिनव ने पूछा था ना क्वेश्चन? यस सर, यस सर, हाँ, यस ओके। यस सर। एनीवन एल्स? क्लास का टाइमिंग एक्चुअली खत्म हो रहा है, हमारे पास 5 मिनट है। कोई भी क्वेरी अगर आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। सर हम्म, सर ये रैम और रोम जो है सर, इसका कोई एग्जांपल दे सकते हैं? बिल्कुल, मैं उसका एग्जांपल के आपको फोटो भी दिखाऊंगा कि ये हमारे सिस्टम में इस तरीके की रैम होती है, इस तरीके की रोम होती है। जी ये इसका एग्जांपल हम नहीं देती, ये तो खुद ही एक एग्जांपल है, एक मेमोरी है। एक्चुअली अच्छा। इसका साइज कैसा होता है, ये कैसा कंप्यूटर में दिखता है, वो सब मैं बता दूंगा। अभी हम लोग जी सर। कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं केवल, ठीक है? जी हाँ, किसी को और कुछ पूछना हो? आर्ची? नो सर। कोई क्वेरी नहीं है? सर। नो। हम्म, सर ये हाँ, सेकेंडरी स्टोरेज जो होती है हम्म, सर, ये कंप्यूटर में सर पहले से नहीं होती, इस बाद में जैसे सर पेन ड्राइव ये सर नहीं अलग से नहीं, होती है? आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क है ना? जी हार्ड डिस्क इज अ सेकेंडरी स्टोरेज, मैंने बताया था कि हार्ड डिस्क इज जी जी आल्सो एग्जांपल। मतलब जी कहने का मतलब ये है कि वहां से डेटा को हम एक साथ अपने मेन मेमोरी में नहीं ला सकते। जी जैसे तुमने मोबाइल कंप्यूटर खोला, मोबाइल खोला और एक गेम ओपन कर ली। आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा, जब कोई चीज आप इंस्टॉल करते हैं और उसको पहली बार ओपन करते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वो तो सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर रहता है, वो सेकेंडरी स्टोरेज से प्राइमरी स्टोरेज में आता है और फिर आपके सामने प्ले होता है। कभी कभी आप कहते हैं कि सर मैं गाने भी सुन रहा हूँ, मैं विंडो पे काम भी कर रहा हूँ, एमएस वर्ड में कुछ टाइप कर रहा हूँ, और मैं क्या नाम है, एक वीडियो भी बगल में मैंने ओपन कर रखा है, मेरा सिस्टम हैंग करने लग रहा है। वो इसलिए हैंग करने लगता है क्योंकि आपका रैम का साइज तो कम है, आप मल्टीपल पैरेलल कई सारे टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस वजह से वो ये डील नहीं कर पाता कि मैं सारे डेटा को हैंडल करूं, मल्टीटास्किंग सपोर्ट नहीं कर पाता। जो पुराने कंप्यूटर्स होते हैं उसमें ये दिक्कत आती है कि आप मल्टीपल टास्क एक साथ परफॉर्म नहीं कर सकते। आप कोडिंग भी कर लो, क्या नाम है, बगल में मैंने जैसे इस समय अपने सिस्टम पे 6 ब्राउजर खोल रखे हैं। एक गूगल मीट है, एक वर्ड की फाइल है, एक पीडीएफ फाइल है, प्लस मेरा वॉइस हेडफोन वर्क कर रहा है। मेरा सिस्टम पैरेलल इन सभी सिस्टम्स के साथ वर्क कर सकता है क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग कमांड्स दे रहा है और मेरे पास इतनी सफिशिएंट मेमोरी है जो उसको डील कर सके। लेकिन अगर मेरा साइज कम रहे इसमें सिस्टम का, तो हो सकता है कि मुझे कुछ लेवल्स पर इस पे प्रॉब्लम आए और वो मल्टीटास्किंग उतने ज्यादा परफॉर्म ना हो। ठीक है, एक प्रॉब्लम, एक सेकेंड वेट, रिकॉर्डिंग को ऑफ कर दें।